तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 66 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग डिस्पल बन चुका होता है एम्पर चू का, जो कि एक गॉड किंग होते हैं। और लू फेंग को उन्होंने कई सारे ट्रेजर्स भी दिए होते हैं, जिनमें से एक फ्रूट भी होता है। लू फेंग उसको आकर एक बाइट मार लेता है। जैसे ही वो उस बाइट को खाता है, उसकी पूरी की पूरी डिवाइन बॉडीज में अलग ही हलचल महसूस होने लगती है, जो कि उसके सोल तक को अफेक्ट करने लगती हैं। लू फेंग को अलग ही हिट डिफरेंट होता है, मतलब उसको अलग ही एहसास होता है। उसकी डिवाइन बॉडी अभी भी इनकम्प्लीट थी, उसकी सोल भी अभी वीक थी, और उसकी मेंटल प्रोसेस तो हमेशा से स्लो ही थी। लेकिन जैसे ही वो फ्रूट एनर्जी खाया, उसकी जो स्पीड थी वो 70 टाइम्स 70 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसकी सोल और भी क्लियर हो चुकी होती है। जब वो अपने लाइफ स्पिरिचुअलिटी चैप्टर के फर्स्ट ट्रिबुलेशन ऑफ 8 ट्रिबुलेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में सोचता है, तो एकदम से क्लियर हो जाती है, मानो कि उसको सारे पन्नों की बात समझ में आने लगती है। लू फेंग सोचते हुए कहता है कि पहले मैंने पास्ट में मुझे मूवमेंट्स बहुत ही कम दिखते थे कल्टीवेशन के दौरान, लेकिन अभी के मर्तबा मुझे सब खाने से ही यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ चुकी है। और वो कहता है क्या ये टॉप टायर रिसोर्सेज की अफेक्ट है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट में है। अब देखो, मान लो कि कोई नॉर्मल ह्यूमन उस फ्रूट को खाया है तो माना ही जाएगा, लेकिन मान लो वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स अगर उस फ्रूट को कंज्यूम करने में कामयाब हो गया, तो ना जाने उसकी जो इंटेलिजेंस है वो किस लेवल पर डायरेक्टली ब्रोक थ्रू करके यूनिवर्सल लेवल तक, या फिर सेक्टर, या फिर कहीं और किसी और लेवल पे चला जाएगा। और अब फिर लू फेंग ओवर थिंकिंग बंद करता है और अपने इनहेरिटेंस को कंप्रीहेंड करने के बारे में सोचने लगता है। हमें इस ओरिजिन यूनिवर्स के कोर के बारे में दिखाया जाता है कि लू फेंग का डिवाइन पावर एक अलग ही लेवल में पहुंचने लगता है, और वो प्राइमोडियल पार्ट ऑफ लाइफ को चूज किया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने ह्यूनियम एसेंस फ्रूट को ईट किया था, जिसके कारण उसकी जो प्राइमोडियल पार्ट लाइफ थी वो डिपेंडेंट हो चुकी थी, और उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ चुकी होती है, जिसके कारण वो रास्तों को आराम से देख सकता था। और पहले तो लू फेंग को कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन अभी 70 गुना ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंस और उसके सोल हर एक चीज़ बढ़ने के कारण वो उसके डीपर हिस्से तक देख पा था। लू फेंग को रियलाइज़ होता है कि प्राइमोरियल पार्ट ऑफ लाइट में 8 सब ब्रांचेज मौजूद होते हैं, और हर एक सब ब्रांचेज में मिस्टीरियस और अनफैक्टेबल और उसकी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनी हुई होती है। ये एक 10 फंडामेंटल लॉ की जैसी होती है, जिसको कि मिला के केओस लॉ बनती है। केओस लॉ से ही हम केओस रियल्म को अचीव कर सकते हैं। अब देखो, लू फेंग यहाँ पे सारी ज्ञान की बातें बोलता है जो कि बकवास है, और यहाँ पे आप लोग समझ लो तो लू फेंग इन सब से कॉम्प्रीहेंड करना शुरू करता है, और लू फेंग को इन सारी चीज़ों के बारे में डिफरेंस पता चलता है कि यहाँ गॉड किंग के फर्स्ट ऑर्डर और मोए अल्टीमेट बाउंड्री में कितना ज़्यादा गैप होता है। अब ये क्या है, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि मोए अल्टीमेट बाउंड्री क्या होता है। देखो, लू फेंग ऐसे ही कल्टिवेशन करना शुरू करता है, टाइम पास होने लगता है। यहाँ पे असल में टाइम पास हो रहा है, और यहाँ पे करते करते लू फेंग ने 8 ट्रिबुलेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और 72 ब्लेड्स ऑफ एनिलेशन को बहुत ही अच्छे से सीख लिया होता है। और साथ में वो बीच बीच में मोरोसा को भी अपनी डिस्ट्रक्शन पार्ट को दिखाने को बोलता है, ताकि वो उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो सके। और फाइनली नियानवी इंस्टेंस फ्रूट का इफेक्ट वो कम्प्लीटली फेड हो जाता है। लू फेंग की सोल और लाइट हो जाती है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, और लू फेंग इसको स्लोली अडेप्ट भी करने लगता है। लू फेंग इस बात को जानकर हैरान हो गया था कि सिर्फ एक को ही खाने से उसकी जो लिमिट थी वो एक ईपोज के बराबर होती है, और एक ईपोज में ही लू फेंग ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया होता है। अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो 70 टाइम्स बढ़ गई थी, तो एक ईपोज मतलब लू फेंग ने 70 ईपोज इतनी कल्टीवेशन कर ली है, समझ लो ऐसा ही है। अब लू फेंग ने भी 16 सब ब्रांचेस को भी प्रोग्रेस कर लिया था। 8 ट्रिबुलेशन लाइफ फॉर्म्स, लाइफ बॉडी, लाइफ सॉफ्ट, लाइफ स्पिरिचुअलिटी, 70 ब्लेड्स ऑफ एनिलेशन, स्काई क्लिंग 9, डार्क स्काईलाइन, इन सबको अच्छे से क्लियर कर लिया होता है। ये और भी एडवांस होते जा रहे होते हैं। देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या लू फेंग ने एडवांस किया, तो इन सबको स्किप करता हूँ। अब लू फेंग सोचता है कि एक ही मेरे इस सारे को 100 फोल्ड तक बढ़ा दे रहा है, तो क्या पता होगा जब मैं 10 को कंज्यूम कर लूँगा। लेकिन लू फेंग जानता था कि उसे लालच नहीं करना है, और अभी बस उसे 7 फ्रूट्स ही कंज्यूम करने अपने केओस लेवल में रहते हुए। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता, और यहाँ से वो कहता है कि मुझे पेशेंट रहना पड़ेगा ताकि मैं पीक ऑफ केओस रेलम में जा सकूं। लू फेंग फिर से इन सारे को जानता है। अब लू फेंग को पता था कि एक बार वो गॉड किंग में चला गया, तो उस गॉड किंग में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम उसे होने वाली है ब्रेक थ्रू करने में, उतना ही ज़्यादा उसे और भी मेहनत करनी पड़ेगी उसको लेवल अप करने में, और लू फेंग जानता था। अब लू फेंग उस चैम्बर से निकलता है, चाहता अब देखता है
तो वहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे ये सब बढ़ रहे होते हैं। लूफिंग सोचता है कि मैं अगर ज़्यादा एडवांस किया तो मैं यहाँ तक कि स्पेशल प्लांट्स और ट्री तक को अवेकन कर दूँ। अब मोरोसा, चुयू और ओरिजिनल इंस्ट्रक्टर सब वहीं आ जाते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि लूफिंग का ये सेक्लूजन होता है ये बहुत ही लंबा चला होता है, जिसके कारण ही वहाँ आपके आसपास में पेड़ पौधे उग गए होते हैं। ओरिजिनल इंस्ट्रक्टर सेंस करते हैं और वो कहते हैं मास्टर, और वो देख पाते हैं कि लूफिंग में कुछ बदलाव हुआ है। अब यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ओरिजिन एंचेस्टर आखिरकार लूफेंग को मास्टर क्यों कह रहे हैं, जबकि लूफेंग को ओरिजिन एंचेस्टर को मास्टर कहना चाहिए था। ये तो गलत हुआ या फिर राइटर से गलती हुई होगी। अब यहाँ पे मोरोसा भी लूफेंग के लाइफ ऑरा को देख पा था। पहले ही वो लोअर रेलम का हो चुका था लूफेंग से पावर के मुकाबले में, अब तो लूफेंग ने उसको और भी सरपास कर दिया होता। उसकी टेरिफाइंग ऑरा और भी बढ़ चुकी होती है, इतना कि उसके सेक्टर बेस्ड के फॉर्म से भी ज़्यादा होती है। और मोरोसा शौक होते हुए कहता है कि मास्टर आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग क्यों है। अब चुयू भी लूफेंग को ऑब्जर्व कर पा रहा था, उससे उसकी फिजिकल ऑरा को साफ पता चल रहा था कि यह बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। और सोच रहा था कि आखिरकार इस सेक्लूजन के बाद लूफेंग कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। मोरोसा पूछता है और कहता है मास्टर क्या आप गॉड किंग के बनने में करीब हो। तो लूफेंग कहता है कि अभी बहुत ही लंबा रास्ता बाकी है और यहाँ पे मुझे अभी भूख लगी, तो चलो इन सिनफैंग प्लेस में जाके खाना खाते हैं। तो मोरोसा भी कहता है ठीक है चलते हैं। अब इन सिनफैंग एक केयस रियलम मास्टर होता है जिसकी खाने की पकवान तो बहुत ही टेस्टी होती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर एक एपिसोड में बताया जाता है कि लूफेंग ने ह्यूमन में एसेंस के फ्रूट को खाकर ही अपनी कल्टीवेशन पे फोकस किया होता है, जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन और भी बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो जाता है खाना खाता है, फिर टाइम पास हो जाता है और एक दिन लूफेंग अकेले ही यानफेंग गिल्ड के सीक्रेट हॉल चू कैपिटल में जाता है, जहाँ पे गिल्ड सीक्रेट हॉल मास्टर लूफेंग को पर्सनली वेलकम करते हैं। अब वो हॉल मास्टर वुमेन के कपड़ों में ड्रेस होती है, अपने ऑरा को छिपाए होती है। और देखा जाए तो असल में केओस रियलम के पाइनेकर एक्सपर्ट होती है, जिनका टाइटल मार्कस जिनवा होता है, जो कि नॉन रॉयल टाइटल होता है और ये बहुत ही रेयर होता है। जिसके बाद वुमेन कहती है सेंट लू ही आप यहाँ पे पहली बार यानफेंग गिल्ड में आ रहे, जबकि आप चू कैपिटल में आए हैं, तो यहाँ पे आके बैठिए। अब दोनों बैठ जाते हैं और पीने लगते हैं। जिसके बाद लूफेंग कहता है कि हॉल मास्टर जियान हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं कुछ ट्रेजर को बेच सकूँ। तो ये सुनकर वो स्माइल करते और कहती है कि ठीक है। वो जानती थी कि ये एम्प्रेस सेंट का डायरेक्ट डिस्पल है। वो लूफेंग को हाईएस्ट प्राइस ऑफर करती हैं उनके ट्रेजर्स के लिए। अब टिपिकली यानफेंग गिल्ड सीक्रेट हॉल इन सारे पीसेस प्राइसेस को रेगुलर कस्टमर को अच्छे से देती हैं, लेकिन लूफेंग डायरेक्ट डिसिपल था एम्पर का, इसके कारण उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके बाद लूफेंग कहता है कि इसको देखिए और वो अपने हाथों को वेव करता है और उसके सारे स्पॉइल्स जो कि उसे प्रीवियस 5 अपोनेंट्स को मारकर मिले होते हैं उन सबको वो रख देता है, जिनमें से 3 टेरिफाइंग अरे स्क्रॉल और कुछ ब्रोकन गोल्डन होप्स, 3 ब्लैक नेल्स और एक लॉन्ग स्टाफ, यहाँ तक कि मार्कस लेनियन की स्वॉर्ड और डबल एजेड स्वॉर्ड एक्स ग्रेट सेन बेयू की होती हैं। अब हॉल मास्टर जियानु उस स्टाफ को सब चीज़ को पहचान जाती हैं और वही जान पाती कि ये सब तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र डबल एजेड एक्स पे जाती है तो उनके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी तक उस वक्त से लेके अभी तक डेथ ऑफ ग्रेट सेंट बेयू की जो डेथ होती है वो अभी तक मिस्ट्री होती है। कोई भी नहीं जान पाया होता है कि आखिर उसको मारा कौन होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके वेपन को देखते हो समझ जाते हैं कि लुओ ही था जो कि उस ग्रेंडसेन बेव को मारा होता है। अब यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं यानफिंग गिल्ड में वो सभी सीक्रेट रखे जाते हैं, कोई भी नहीं जान सकता है। यहाँ तक कि चू कैपिटल ब्रांच के हॉल मास्टर भी इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकता। अगर लीक किया गया तो उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद वो एक फेंट लाइट आता है जो कि उन साइड ट्रेजर्स के पैसों को नापता है कि आखिर इन सब का प्राइस कितना होना चाहिए। हॉल मास्टर क्या आता है सेंट लुओ ही तो सच में इम्प्रेसिव है, जो कि उन्होंने ग्रेट सेंट बेव को जो कि काइंड केवल प्रेरण पाइनेकर रेस्टोरेंट को रखते हुए भी उसे मार दिया और वो भी आपके हाथों से मारा गया। तो लूफिंग यहाँ पे साइलेंट रहता है क्योंकि वो डिनाई नहीं करना चाहता था। अब हॉल मास्टर कहते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स के ट्रांजैक्शन है वो सभी कॉन्फिडेंस से रखे जाते हैं और ये 8 स्क्रॉल्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। यानफिंग गिल्ड आपको इसके लिए 260 बिलियन यूनिवर्सेंट देने को तैयार है। अब बताया जाता है कि यहाँ पे ये अरे स्क्रॉल ओरिजिनल ओनर के द्वारा ही बनाए जाते हैं जो कि सेंट टियानू होते हैं, लेकिन बैटल के करने के बाद सेंट टियानू मारे जा चुके थे और इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसी कारण ये अब उनका हो गया था। हॉल मास्टर कहते हैं कि ये गोल्डन हुब डैमेज है और इसको रिपेयर करना है, हम इसको आपको 90 बिलियन यूनिवर्सेंट दे सकते हैं इसके 80% वैल्यू के। तो लूफेंग मान जाता है और नेल्स का लूफेंग को 90 बिलियन यूनिवर्सेंट्स मिलता है और डबल एजेस शॉर्ट्स इन सबको मिलाकर 90 बिलियन यूनिवर्स
यूनिवर्सेंट्स और टोटल में सब लगभग 530 बिलियन यूनिवर्सेंट्स होता है। ब्लू फेंग सेटिस्फाइड था क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी होता है। हॉल मास्टर कहता है कि यहाँ पे जितने भी मोस्ट वैल्यूबल आइटम्स हैं जो कि मार्कस चूजी का गॉड किंग वेपन से, ये फर्स्ट ऑर्डर गॉड किंग वेपन है जिसको बहुत अच्छे से क्राफ्ट की गई है और इसकी प्राइस ही अकेले 500 बिलियन यूनिवर्सेंट्स की है। लू फेंग भी गॉड किंग वेपन्स की वैल्यू के बारे में जानता था कि ये कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं गॉड किंग वेपन्स को ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप इसे यानफेंग गिल्ड के सीक्रेट हॉल के ऑक्शन में रख दीजिए। वहाँ पे आपके स्टेटस को रखकर आपको यहाँ पे 0.5% कमीशन मिल जाएंगे और यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस ही 600 बिलियन यूनिवर्सेंट्स होगा, जो कि आगे चल के आपको बहुत ही प्रॉफिट देगा। तो लू फेंग भी इसके लिए एग्रीड कर देता है और यहाँ पे वो कहता है कि अभी इसके लिए लंबा टाइम है, तो आप कितने दिन चाहोगे? तो लू फेंग कहता है 10,000 डेज काफ़ी रहेंगे। अब ये एक ईपोज के बराबर होती हैं जो कि ज़्यादा नहीं होती। तो वो कहती है ठीक है, हम इसमें ज़्यादा नहीं, हम अपने क्लाइंट्स को बता देंगे और जैसे ये बेचे जाएंगे आपको हम पैसे दे देंगे। जिसके बाद वहाँ से लू फेंग चला जाता है। अब हमें सीन चेंज कर मार्कस चूजी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जान जाते हैं कि उनकी वेपन्स को कंसीड किया गया है, मतलब बेचा गया है, जिसको जानकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। अब फिर वो कहते हैं कि मुझे कैसे भी करके उस वेपन को लेना है और यहाँ पे वो सबसे हेल्प मांगने लगते हैं, जहाँ पे उस वेपन की कीमत 700 बिलियन होती है। अब टाइम पास होने लगती है, केओस क्रिस्टल एस्टर नेचुरली केओस वेस्टलैंड में बनने लगते हैं और इन सबको तो बनना लाजमी होता है और सून बहुत ही जल्दी बाइडिंग पीरियड भी खत्म हो जाती है। लू फेंग का फाइनल प्राइस 700 बिलियन यूनिवर्सेंट होता है और कमीशन काटने के बाद लू फेंग को 665 बिलियन यूनिवर्सेंट मिलते हैं, जो कि काफ़ी होते हैं लू फेंग के लिए। जिसके बाद हॉल मास्टर कहते हैं कि क्या आप इन यूनिवर्सेंट्स को अपने पास रखना चाहते हैं या फिर गिल्ड को रखना चाहते हैं? तो लू फेंग कहता है अभी गिल्ड में ही रहने दीजिए। और वो कहते हैं कि वैसे मुझे यहाँ पे परफेक्ट टाइप केओस लेवल बायोलॉजिकल मटेरियल्स की ज़रूरत है। यहाँ पे वो किसी भी चीज़, किसी भी केओस लेवल बायोलॉजिकल मटेरियल्स की 1 मिलियन पार्ट भी हो सकती है और मैं एक पार्ट के 100 बिलियन यूनिवर्सेंट देने को तैयार हूँ। तो वो क्या, तो अब लू फेंग ने इसको बहुत ही हाई प्राइस पर रखा होता है। अब देखा जाए एक सिर्फ पाथ के, जो कि एक पूरे बॉडी का 1 मिलियन पाथ को हिस्से को लू फेंग चाहता था और उसके लिए लू फेंग 100 बिलियन देने को तैयार था, जो कि बहुत ही बड़ी प्राइस होती है। लू फेंग कहता है कि मेरे पास एक डिवाइन बर्ड की है जो कि एक परफेक्ट है केओस फिल्म क्रिएचर है, मुझे यहाँ पे एक पीस चाहिए और यहाँ पे बाउंटी की लिमिटेड 10 टाइप से। तो हॉल मास्टर कहते हैं कि क्या यहाँ पे टाइम की कोई लिमिट है? तो लू फेंग कहता है नहीं, टाइम की लिमिट नहीं है जब तक कि मुझे 10 मटेरियल्स ना मिल जाए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बाउंटी की जो फीस है उसकी 0.5% कमीशन में कटेगी। तो लू फेंग कहता है ठीक है। अब लू फेंग को कैसे भी करके वो बॉडी चाहिए होती है क्योंकि इसकी उसको सख्त ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता। मानता वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, लेकिन मेरा गला भी जवाब दे रहा है यार। कल मिलते हैं अगेन 5 वीडियोज़ के साथ और फिर से मैं रेगुलरली 3 ही डालूंगा क्योंकि मुझसे नहीं लगता कि अभी हो पाएगा, अभी बहुत ही टेंशन चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।